हेलो दोस्तों, मैं शाहिद आप सबके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी का एमसीक्यू लेके आया हूं, जो आपके उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, तेलंगाना टीजीटी पीजीटी या किसी भी स्टेट के टीजीटी पीजीटी और सीईटी अंडर ग्रेजुएट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए बगैर किसी देर के हम आगे क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे हम देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच इन ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में कौन एक अप्रोच नहीं है। हम सब जानते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी के कुछ अप्रोचेज हैं, जिसमें से एरियल डिफरेंशिएशन आया था जो 1930 में आया था। उससे पहले भी और सारे अप्रोच हैं, जैसे आपके पहला जो अप्रोच आया था वो फर्स्ट है। कभी कभी एग्जाम में आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछता है, जैसे फर्स्ट अप्रोच कौन था, तो फर्स्ट अप्रोच आपके लेट 15th सेंचुरी में आया था, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। सेकंड अप्रोच था रीजनल एनालिसिस, और थर्ड था एरियल डिफरेंशिएशन, और उसके बाद फिर स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, और फिर आपके था इमरजेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक रेडिकल एंड बिहेवियर स्कूल, और लास्ट में पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी आया था। तो यहाँ पे आपको एरियल डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा, आपको स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलेगा, ह्यूमन ब्रदरहुड, यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा आपके टेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द फंडामेंटल ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की फंडामेंटल ब्रांच कौन सी है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम सब जानते हैं कि रिसोर्स ज्योग्राफी इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आती है। पेडोलॉजी ये आपके सॉइल से रिलेटेड है। अर्बन ज्योग्राफी ये सेटलमेंट ज्योग्राफी से रिलेटेड है। लेकिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका होगा ह्यूमन ज्योग्राफी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे कि द थीम ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज बेस्ड ऑन। द थीम ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज बेस्ड ऑन, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, द स्टडी ऑफ नेचर, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड देयर फैसिलिटीज, द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज नेचुरल इन्वायरमेंट, और फोर्थ ऑप्शन है द स्टडी ऑफ फिनोमेनन ऑकर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज नेचुरल इन्वायरमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज़ द हाइएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। कौन से कॉन्टिनेंट की सबसे ज़्यादा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फैक्ट। इसमें से कौन एक फैक्ट नहीं है। ऑप्शन क्या क्या दिया है, हम ऑप्शन की तरफ देखते हैं। वाटर शॉर्टेज, मेडिकल एजुकेशनल फैसिलिटीज़, अनएम्प्लॉयमेंट, एपिडेमिक्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फैक्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, विच कॉन्टिनेंट इज़ नॉट ए परमानेंट हैबिटेट ऑफ ह्यूमन। विच कॉन्टिनेंट्स इज़ नॉट ए परमानेंट हैबिटेट ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस का परमानेंट हैबिटेट कौन सा नहीं है। आप देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, अंटार्कटिका, साइबेरिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। हम सब जानते हैं कि साइबेरिया में भी आपको ह्यूमन बीइंग देखने को मिल जाएगा, अफ्रीका में भी देखने को मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में भी ह्यूमन बीइंग आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अंटार्कटिका में ये यहाँ पे कोई नहीं रहता। ये सिर्फ आपके रिसर्च पर्पज़ के लिए ये कॉन्टिनेंट यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द ईयर 2011। 2011 के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड का जो ग्रोथ रेट है वो क्या था। पूरे वर्ल्ड का ग्रोथ रेट क्या है। आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1.4%, 1.6%, 1.1%, 1.8%। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 1.4%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द एवरेज सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 927,
933, 943, 941। करेक्ट ऑप्शन क्या है? अब तक आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा। करेक्ट ऑप्शन है आपका 943। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स करेक्टली डिफाइन द टर्म ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? ये आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, देखिए आपका नियरेस्ट आंसर कौन सा है। फर्स्ट आंसर है आपका, रिफर टू चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्वांटिटेटिव एंड वैल्यू न्यूट्रल, सी मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और डी ऑल द अबव। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है। ग्रोथ आपके पूरा मास जो चेंज होता है, यानी मास का जो चेंज होता है उसको हम ग्रोथ बोलते हैं, और जो आपका मेंटल का चेंज होता है उसे डेवलपमेंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन का जो रेट है वो डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर सकता है, यानी वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। इसमें जो भी चेंज होगा वो आपके क्वांटिटेटिव चेंज होगा, क्वालिटेटिव चेंज नहीं होगा। ये सिर्फ ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता रहता है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है उसमें डेवलपमेंट चेंज ऑलवेज इन पॉजिटिव, ठीक है, और वो क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव होता है। तो यहाँ पे बात कर रहा है ग्रोथ की, यानी क्वांटिटेटिव की बात कर रहा है। तो चेंज होता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ये करेक्ट है। क्वांटिटेटिव होता है, ये भी करेक्ट है। मे भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन इज डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, पढ़िए एक बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किस इकोनॉमिस्ट ने दिया। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, आप लोग भी ऑप्शन देखिए और एक पेपर और एक पेन लेके बैठिए, खुद से उसको कीजिए, और अगर इसको अच्छे से बाय हार्ट करना चाहते हैं तो बार बार इस वीडियो को देखिए और पॉज करके आंसर कीजिए। चलिए चलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है अमर्त्य सेन, दूसरा है कैलाश सत्यार्थी, तीसरा है मोहम्मद यूनुस, और फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर महबूबुल हक। देखिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर महबूबुल हक। डॉक्टर महबूबुल हक के बारे में हम बता दें, ये पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट हैं और ये कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिस्ट हैं हम डॉक्टर अमर्त्य सेन के, ठीक है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट was mainly taken into consideration regarding human development described by Dr. महबूबुल हक। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट was mainly taken into consideration regarding human development described by Dr. महबूबुल हक। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट दैट इनलार्ज पीपल चॉइसेस। नेक्स्ट है ऑप्शन कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी। थर्ड ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और फोर्थ ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़। देखिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डेवलपमेंट दैट इनलार्जेस पीपल चॉइसेस। डॉक्टर महबूबुल हक ये ह्यूमन डेवलपमेंट को लोगों की चॉइस, जिसकी जितनी ज़्यादा चॉइसेस होगी वो मानते थे कि उसका ह्यूमन डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा हुआ है, यानी ये ह्यूमन डेवलपमेंट की चॉइसेस पे फोकस करते थे। तो ये ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन अनएजुकेटेड चाइल्ड। बहुत ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। एन अनएजुकेटेड चाइल्ड कैन नॉट मेक द चॉइस टू बी ए डॉक्टर बिकॉज हर चॉइस हैज़ गॉट लिमिटेड बाय लैक ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक एंड सोशल बैकवर्डनेस, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, ऑल ऑफ द अबव। An uneducated child cannot make the choice to be a doctor because her choice has got limited by, यानी उसकी चॉइसेस को लिमिटेड हो जाता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न एक ही है और वो है आपका नन अदर देन लैक ऑफ एजुकेशन, यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज गैदरिंग प्रैक्टिस्ड। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूं गैदरिंग से रिलेटेड। गैदरिंग जनरली आपके हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन की तरफ होती है। वहाँ पे या तो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा या बहुत ज़्यादा गर्मी होगी
या बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही होगी, ऐसे एरिया को हम बोलते हैं हार्श क्लाइमेट। तो आप देखोगे पाओगे कि नॉर्थ अमेरिका वहाँ पे भी हार्श क्लाइमेट आपको नॉर्थ कनाडा में भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो बहुत कोल्ड रीजन है। अमेजन बेसिन में भी आपके हार्श क्लाइमेट है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है। नॉर्दर्न फ्रिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये भी आपका बहुत ही हार्श क्लाइमेट है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा डी, यानी ऑल ऑफ दी एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, which of the following factor is most important for the movement of nomadic herders from one place to another place। एक बार और पढ़ते हैं, which of the following factor is most important for the movement of nomadic herders from one place to another place। यानी नोमैडिक हर्डर्स जो होते हैं, जो चरवाहे होते हैं, जो कैटल्स और एनिमल्स को चराने के लिए, ग्रेजिंग के लिए निकालते हैं, तो वो कौन सी कंडीशन या किस चीज़ को ध्यान में रख के ये काम करते हैं। तो देखिए उनके ऊपर क्लाइमेटिक कंडीशन को भी ध्यान में रखते हैं, लेकिन उनका मकसद नहीं होता है क्लाइमेटिक कंडीशन। इसी तरह टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो मकसद नहीं होता है, एम वो नहीं है। एम उनका क्या होता है, क्वालिटी ऑफ पास्चर एंड वाटर, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह एक ही चीज़ की तलाश में निकलते हैं, और वो होता है क्वालिटी ऑफ पास्चर एंड वाटर, यानी कहाँ की घास या कहाँ का चराने के लिए एनिमल्स को कहाँ की घास अच्छी है और कहाँ पे पानी अवेलेबल है। तो इसी वजह से वो लोग मूव करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो है टू विच ऑफ द फॉलोइंग, एक बार और सुनिए, टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉफ़ी स्टेट्स आर नोन फॉर इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में कॉफ़ी को किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम जानते हैं आपके फजेंडा, ये करेक्ट ऑप्शन है, यानी ये करेक्ट है फजेंडा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर हैविंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट की है, सब जानते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। हाईएस्ट पॉपुलेशन है आपके उत्तर प्रदेश की। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इज, 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया की डेंसिटी कितनी है। इंडिया की डेंसिटी है आपके ऑप्शन सी, यानी 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, due to which of the following factors steady outflow of India's semi-skilled and skilled labor took place in West Asia। वेस्ट एशिया में स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर क्यों जाते हैं, क्या रीज़न है, क्यों वहाँ पे लोग माइग्रेट करके जाते हैं, इसका क्या रीज़न है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन इन द वेक ऑफ ऑयल बूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 19 है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइग्रेशन फ्रॉम द रूरल एरियाज ऑफ ईस्टर्न यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा टुवर्ड्स द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है आपके सक्सेस ऑफ देयर ग्रीन रिवॉल्यूशन, स्ट्रेटजी फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। सेकंड है आपका ड्यू टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ दिस स्टेट्स, और थर्ड ऑप्शन है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिस स्टेट दैट प्रोवाइड्स वास्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू दिस माइग्रेंट्स, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। देखिए आपके उत्तर प्रदेश, स्पेशली ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, उड़ीसा से जो लेबर जाते हैं वो माइग्रेट करते हैं रूरल एरिया से, वो एक ही रीज़न है, और वो रीज़न है सक्सेस ऑफ देयर ग्रीन रिवॉल्यूशन स्ट्रेटजी फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ये लोग आपके जाते हैं पंजाब हरियाणा के साइड वहाँ, और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की साइड सिर्फ खेती के लिए, वहाँ काम करने के लिए, और उसका एक ही रीज़न है, वो है आपके ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। चलिए अब अनसीन पैसेज दिया हुआ है, तो हम लोग इसको छोड़ देंगे और आगे बढ़ते हैं। चलिए
ये मैप दिया है, इसको भी हम छोड़ देते हैं और हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, चूज द कंट्री विथ लार्जेस्ट जोग्राफिकल एरिया इन द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में किस कंट्री का जो जोग्राफिकल एरिया है वो सबसे बड़ा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, मैक्सिको, नॉर्वे, न्यूयॉर्क, कनाडा एंड अलास्का। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन है आपका कनाडा, यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन ऑफ कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग प्रैक्टिस्ड इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो होती है उसको और किस नाम से जानते हैं? बहुत ही आसान है, इसको हम नाम से जानते हैं डाउन्स। किस नाम से? डाउन्स। जिस तरीके से कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल एशिया में स्टेपीज के नाम से जाना जाता है, आपके अर्जेंटीना में पंपास के नाम से जाना जाता है, उसी तरह ठीक आपके ऑस्ट्रेलिया में उसको डाउन्स के नाम से जाना जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन ऑफ सबसिस्टेंस गेदरिंग प्रैक्टिस्ड इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन ऑफ सबसिस्टेंस गेदरिंग प्रैक्टिस्ड इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में आपके सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहाँ पे होती है? देखिए सवाना नॉर्थ अमेरिका में है तो ऐसे ही साउथ ईस्ट एशिया नहीं हो सकता है, स्टेपी सेंट्रल अमेरिका में ये भी नहीं हो सकता। तो आपके करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। चलिए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। लिखा है मार्क विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ग्रेट सक्सेस इन कोऑपरेटिव फार्मिंग इन यूरोप। यूरोप में कोऑपरेटिव फार्मिंग सबसे ज़्यादा किस कंट्री में सक्सेस हुई? तो ये सबसे ज़्यादा सक्सेस कौन से हुई आप लोग बताइए। करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए डेनमार्क। कौन सा है? डेनमार्क। और आगे चलते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। विच इज़ द ग्लोबल सिटी ऑफ जापान। जापान की ग्लोबल सिटी कौन सी है? देखिए हम इसको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। मुंबई जापान में आता नहीं, लंदन जापान में आता नहीं, न्यूयॉर्क का आपके ये यूरोप का है कंट्री, एक ही है वो है आपके टोक्यो। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? टोक्यो, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए और आगे चलते हैं। एजर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन होता है। इसमें सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बस हमें इस क्वेश्चन को समझना ज़रूरी होता है। पहला लिखा हुआ है आपका एजर्शन, विच सिटीज़ ग्रो देयर फंक्शंस आल्सो ग्रो। when cities grow their functions also grow। और रीज़न दिया है cities can have only one function। देखिए आपको पता चलो कोई भी सिटी जब ग्रो करेगी तो उसका एक ही फंक्शन ग्रो नहीं करता है, एक ही फंक्शन उसमें काम नहीं करता है। इसलिए ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट और ऑप्शन आर इज़ इनकरेक्ट, यानी एजर्शन सही है और रीजनिंग गलत है। इसलिए आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है कि अरेंज द फॉलोइंग। थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे दिखे, पूरा क्वेश्चन दिखे आप लोगों को। अरेंज द फॉलोइंग फेसेस इन ए सीक्वेंस ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ऑकरेंस इन इंडियन पॉपुलेशन। इंडियन पॉपुलेशन को हमें अरेंज करना। देखिए पहला है आपके पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सेकंड है स्टेशनरी फेज, थर्ड है आपका डिक्रीज ग्रोथ रेट और फोर्थ है आपका स्टडी ग्रोथ रेट। तो हमें क्या करना है? हम जानते हैं कि सबसे पहला जो फर्स्ट फेज है उसमें हाईएस्ट बर्थ रेट था और हाईएस्ट डेथ रेट था, इसलिए वो पॉपुलेशन क्या हो गई आपके स्टेशनरी फेज में आ गई थी। सेकंड में क्या हुआ था? यहाँ पे हमें सीक्वेंस ऑर्डर में पूछा है, तो ये फर्स्ट फेज कौन सा हो सकता है? फर्स्ट फेज हो जाएगा आपके स्टेशनरी फेज। तो इसलिए ऑप्शन में हम देखेंगे ऑप्शन सेकंड पहले दिया हुआ है स्टेशनरी फेज, यानी बी, ऑप्शन बी। उसके बाद होगा आपका स्टडी फेज, उसके बाद होगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और थर्ड है डिक्रीज ग्रोथ रेट, यानी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रिक्शन दैट हीट हेल्प द ह्यूमन। अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रिक्शन
अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट हेल्प द ह्यूमंस इन डिस्कवरिंग द फायर। रीजन दिया है, टेक्नोलॉजी इनेबल्स द ह्यूमंस टू ओवरकम द लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय नेचर। एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग द फ्रिक्शन एंड हीट हेल्प द ह्यूमन इन डिस्कवरिंग द फायर। ये तो ऑप्शन एकदम करेक्ट लग रहा है। टेक्नोलॉजी इनेबल्स द ह्यूमन टू ओवरकम द लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय द नेचर, ये भी करेक्ट है। दोनों करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन एक दूसरे का रीज़न जो है वो एजर्शन को पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए बी करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। चलिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन 33 की तरफ बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड इन द पॉपुलेशन ग्रोथ। टेक्नोलॉजी हैज़ लेड टू इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड सैनिटेशन। देखिए दोनों ऑप्शन करेक्ट है। टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड इन पॉपुलेशन में टेक्नोलॉजी ने हेल्प किया मेडिकल एडवांसमेंट ने स्पेशली, और आपके टेक्नोलॉजी ने आपके मेडिकल फैसिलिटी को देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताया भी है, इसलिए एजर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट है और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। डैश predominate the rural to urban stream of interstate migration due to the economic reason। इकोनॉमिक रीज़न की वजह से रूरल से अर्बन पॉपुलेशन जो ट्रांसफ़र हो रही है, जो माइग्रेट करती है, उसका रीज़न क्या है, उसका कौन सबसे ज़्यादा माइग्रेट करता है, तो सबसे ज़्यादा आपके रूरल से अर्बन की तरफ माइग्रेट करने वालों में लोग होते हैं आपके मेल, यानी मेल लोग ज़्यादा होते हैं। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 में दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट नंबर 1, अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड इज़ रिस्की, और सेकंड स्टेटमेंट है व्हेन द ओर लाइज डीप बिलो द सरफेस अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड, यानी अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड को शाफ्ट मेथड भी कहते हैं, हैज़ टू बी यूज्ड। देखिए यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड बहुत रिस्की होता है, जो बहुत ज़्यादा डीप माइनिंग होती है वो बहुत रिस्की होती है, उसमें बहुत खतरे होते हैं। और जो अंडरग्राउंड माइनिंग तो होती है लेकिन बहुत सरफेस पे ही होता है, ज़्यादा डीप नहीं जाना पड़ता, तो उसको शाफ्ट माइनिंग, उसका शाफ्ट मेथड बोलते हैं। तो ये दोनों करेक्ट है, बोथ ए एंड बी, इसलिए ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दो कॉलम दिए हुए हैं, एक कॉलम में है एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग और दूसरा है एनिमल्स रेयर्ड। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपके ट्रॉपिकल अफ्रीका, दूसरी तरफ है सेम वही दूसरा पॉइंट है आपके सहारा एंड एशियाटिक डिज़र्ट, थर्ड है माउंटेन एंड तिब्बतन एंडीज, एंड फोर्थ है आर्कटिक एंड सब आर्कटिक। और दूसरी तरफ कॉलम में एनिमल्स रेयर्ड दिया हुआ है याक, लेमाज, ये इल्माज है एक्चुअली, रेंडियर, शीप, गोट एंड कैटल। तो ट्रॉपिकल अफ्रीका में आपको इसको पहले मैच कर लेते हैं, हम लोग एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, ज़्यादा आसान होगा। जैसे आर्कटिक एंड सब आर्कटिक में आपके रेंडियर मिलता है, माउंटेन ऑफ तिब्बतन एंड एंडीज़ में याक एंड इल्माज मिलते हैं, और सहारा एंड एशियाटिक डिज़र्ट में आपको शीप और गोट का एनिमल रेयर ज़्यादा होता है। ट्रॉपिकल अफ्रीका में कैटल होता है। तो अब हम लोग देखते हैं, यानी 1 का फोर्थ अब ये बी और सी दोनों में दिया है। चलिए फिर देखते हैं सहारा एंड एशियाटिक डिज़र्ट। सहारा एंड एशियाटिक डिज़र्ट में एनिमल्स रेयर्ड होता है जनरली शीप एंड गोट, तो इट मीन्स दूसरे का आपका तीसरा हुआ, तो सेकंड का थर्ड वन, यानी देखिए अब यहाँ आंसर मिल गया है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नाउ मूव ऑन अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में ये भी आपके मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। एक तरफ पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, दूसरी तरफ इंडिकेटर्स हैं। इसमें बताना है विच इज़ नॉट करेक्ट मैच्ड। पहले है आपके इक्विटी,
इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू एवरीबॉडी, ये एकदम करेक्ट है। दूसरा आपके है प्रोडक्टिविटी यानी रिसोर्सेज मस्ट यूज कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर, ये भी करेक्ट है। तीसरा है एम्पावरमेंट टू हैव द पावर टू मेक चॉइसेस, वो भी एकदम सही है। चलिए आगे चलते हैं। और सेकंड है आपका सस्टेनेबिलिटी, कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखिए इसमें हाफ करेक्ट है, जैसे कंटिन्यूटी तो होना चाहिए लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर फ्यूचर अगर ये लिख देता तो ज़्यादा करेक्ट होता, या प्रेजेंट एंड फ्यूचर लिख देता तब भी करेक्ट होता। तो यहाँ पे कौन मैच नहीं है, आपका बी मैच नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है इन्वर्टेड कामा में, आप उसको ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है इसमें, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, द इम्प्रिंट्स ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर क्रिएटेड एवरीवेयर, हेल्थ रिसोर्ट्स ऑन हाईलैंड्स, ह्यूज अर्बन स्प्रॉल्स, fields, orchards and pastures in plain and rolling hills, ports on the coast, oceanic routes on the oceanic surface and a satellite in the space। देखिए आप इसको एक बार में समझ सकते हैं। द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर क्रिएटेड एवरीवेयर, इसी सेंटेंस से पता चल जा रहा है कि ये पॉसिबिलिज्म का है। इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी पॉसिबिलिज्म क्या करता है कि नेचर को हम ह्यूमन बीइंग अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, उसको ढाल सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यही पॉसिबिलिज्म में है। तो ये करेक्ट ऑप्शन इसका है आपके पॉसिबिलिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, आइडेंटिफाई द ट्रेडिंग कैनाल कनेक्टिंग मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। ये कौन सा कैनाल है जो आपके मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये 4 ऑप्शन दिया है, स्विस कैनाल, पनामा कैनाल, राइन वाटरवे और वोल्गा वाटरवे। पहले आप जान लीजिए पनामा कैनाल ये आपके अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है। राइन वाटरवे ये आपके जर्मनी में है। वोल्गा भी आपके उधर ही है जर्मनी में, यूरोप में। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है, स्विस कैनाल, जो आपके रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है। चलिए और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके दिया है यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 40, कंसीडर एंड इवेल्युएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फॉर द सेम। फर्स्ट स्टेटमेंट है, प्रोडक्ट्स ऑफ गैदरिंग कैन नॉट compete in the world market। सेकंड है, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स often of better quality and at lower price options। देखिए जो आपका गैदरिंग है ये वर्ल्ड मार्केट में कभी भी compete नहीं कर सकता है। ये बहुत सीधी बात है, क्योंकि हम मैनुअली जाएंगे वहाँ पे और इतना मुश्किल से गैदर करेंगे और फिर उसके बाद हम सोचेंगे कि वो compete कर जाए वर्ल्ड मार्केट में, ये पॉसिबल नहीं है। सिंथेटिक प्रोडक्ट्स चूँकि ये फैक्ट्रीज़ में बनते हैं और ये जल्दी ग्रो करते हैं और लोअर प्राइस में अच्छी क्वालिटी दे देते हैं, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड ट्रू। तो इसलिए ऑप्शन बी इज़ करेक्ट और दोनों एक दूसरे को के काज भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, आप देखिए और आंसर कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेम। स्टेटमेंट 1, ग्रेप कल्टीवेशन इज द स्पेशलिटी ऑफ द मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, करेक्ट है। दूसरा है, वाइन्स आर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाई क्वालिटी ग्रेप्स एंड इंफीरियर ग्रेप्स आर ड्राइड इनटू रेजिन्स एंड करंट्स। देखिए मेडिटेरेनियन सी आपके ग्रेप्स के लिए ही फेमस है। सिट्रस फ्रूट स्पेशली जिसमें रस ज़्यादा होता है वही वहाँ पे उनका कल्टीवेशन होता है ऐसे फलों का, क्योंकि मेडिटेरेनियन की जो क्लाइमेट है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, उसकी एक स्पेशलिटी ये है कि वहाँ पे विंटर में रेनफॉल होती है, जो आपके ग्रेप्स कल्टीवेशन के लिए या सिट्रस फ्रूट के लिए बहुत ही सुटेबल है। और विंटर में ही वाइन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसी टाइम वाइन भी अवेलेबल वहाँ से मिल जाता है। और जो उसमें अच्छी क्वालिटी के ग्रेप्स होते हैं उसकी वाइन बनाते हैं, और जो थोड़ा ख़राब होते हैं या इन्फीरियर ग्रेप्स होते हैं उनको क्या करते हैं वो लोग
वो लोग उससे किशमिश बना देते हैं। तो इसलिए दोनों करेक्ट है, ऑप्शन ए एंड बी। तो इट मीन्स बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अटेंड ए टॉप रैंक इन टर्म ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पीछे हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, उससे रिलेटेड ह्यूमन डेवलपमेंट एंड आपके ये कॉन्सेप्ट दिया था डॉक्टर महबूबुल हक जो पाकिस्तान के थे, और यूएनओ ने इसको अप्रूव किया था 1990 में। और यूएनओ से ही आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट निकलती है, जिसमें ज़्यादातर आपके रैंक में नॉर्वे 1 नंबर पे आता है। अगर कभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए क्वेश्चन कि इसका रैंकिंग कहाँ से कहाँ तक होती है, तो रैंकिंग 0 to 1 होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे इज करेक्ट। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन का इसमें पुल फैक्टर नहीं है। बेटर हेल्थ फैसिलिटी, देखिए फैसिलिटी अगर अच्छी होगी तो आदमी खींचा चलाएगा, ये पुल फैक्टर है। दूसरा क्या है, सोर्स ऑफ रिक्रिएशन, ठीक है, उसके लिए भी लोग आएंगे वहाँ पे। तीसरा है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी कमी होगी तो लोग क्यों खींचे जाएंगे। और फोर्थ है बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एजुकेशन, अगर अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ होंगी, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ होंगी तो आदमी उधर जाता है। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होगी, लोग उधर नहीं जाएंगे। इसलिए ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ये आपके पुल फैक्टर नहीं है माइग्रेशन का। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ठीक से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट वाज मेनली टेकन इनटू कंसिडरेशन रिगार्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर महबूबुल हक। डॉक्टर महबूबुल हक ने, देखिए हम लोग एक बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन, आप लोग बताइए क्या है इसमें। डेवलपमेंट दैट enlarges people choices, continuous growth of country's economy, development of basic infrastructure, development of educational facilities। देखिए ये करेक्ट ऑप्शन है आपका, डेवलपमेंट दैट enlarge people choices, यही करेक्ट ऑप्शन है आपका। चलिए और आगे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। 2 लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज, और दूसरा है परचेजिंग पावर, और सेकंड है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एडल्ट लिटरेसी रेट। अब इसको मैच करना है। देखो हेल्थ से आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिसाइड होती है, एजुकेशन से एडल्ट लिटरेसी रेट, और एक्सेस टू रिसोर्सेज यानी परचेजिंग पावर। तो अब इसको मैच कर लेते हैं। हेल्थ यानी ए का दूसरा करेक्ट है, तो ए का दूसरा 2 में है, ए एंड डी में भी है। एजुकेशन आपके तीसरा है, एडल्ट लिटरेसी रेट, तो बी का तीसरा यानी ए। आपके ऑप्शन ए में तीनों मैच हो जा रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है, क्या दिया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलेटेड विद द कंट्रीज हैविंग हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलेटेड विद द कंट्रीज हैविंग हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, मैनी ऑफ वर फार्मर इंपीरियल पावर एंड हैविंग लो सोशल डाइवर्सिटी। दूसरा है मोस्ट ऑफ द हाई स्कोरर कंट्रीज आर लोकेटेड इन यूरोप। तीसरा है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज रिप्रेजेंट द इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्टर्न वर्ल्ड, और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक आर रिलेटेड विद द कंट्रीज हैव हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स।
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो वैल्यू है, जो रैंक है, उसमें हाई लेवल किस किन कंट्री का आता है। तो इसमें पहला दिया हुआ कि मैनी ऑफ वर्क फार्मर इंपीरियल पावर, यानी ऐसी कंट्री जो पहले ही पावर में थी पहले भी, और उनके वहाँ डाइवर्सिटी बहुत कम है, तो वही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी ज़्यादा आ गया। दूसरा ऑप्शन है मोस्ट ऑफ द हाई स्कोर कंट्रीज आर लोकेटेड इन यूरोप, और जनरली आप देखेंगे ऐसी कंट्रीज आपको यूरोप में देखने को मिलती है। मोस्ट ऑफ कंट्रीज रिप्रेजेंट द इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्टर्न वर्ल्ड, और ये वेस्टर्न वर्ल्ड में इंडस्ट्रियलाइज है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पे पहला है द यील्ड पर यूनिट एरिया इज हाई बट पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। दूसरा है रीज़न उसका दिया हुआ है इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रोड्यूस हैज़ टू बी डिवाइड एमंग पीपल देयर इज़ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज वेल। देखिए पहले एजर्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि द यील्ड पर यूनिट एरिया, देखिए पहले आप जान जाइए कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहीं पे होती है इस तरह की कल्टीवेशन। दूसरा है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रोड्यूस हैव टू बी डिवाइडेड एमंग अ पीपल देयर इज़ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज वेल। तो इसलिए पहले ही बता चुका अभी आपको, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। चलिए और आगे चलते हैं। क्या दिया हुआ देखिए 48 विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट, जो डायरेक्टली डिपेंड है इन्वायरमेंट पे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए प्राइमरी एक्टिविटी। ये बहुत सिंपल है, जैसे माइनिंग हो गया, लुम्बरिंग हो गया, फिशिंग हो गया, ठीक है, गैदरिंग हो गया, ये सारी आपके प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं जो आपके डायरेक्टली नेचर से रिलेटेड है, इसलिए ऑप्शन ए प्राइमरी एक्टिविटीज़। ये पैराग्राफ दिया हुआ है और आपका क्वेश्चन 49 to 52 आपके ये अनसीन पैसेज से है, तो इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। हम लोग डायरेक्ट 52 के बात करेंगे। ये देखो यहाँ पे आपको एक फिगर देखने को मिलेगा, इसमें आपको दिख रहा होगा आपके 12,000। यहाँ पे देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको दिया हुआ 12,000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, वहाँ से लेके उसके बाद फिर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट उनकी बात हो रही है। उसके बाद 1600, 1750 में आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है, 1850 में आपके ट्रांसपोर्टेशन आता है। ये सारे इंपॉर्टेंस हैं। और एक तरफ आप इधर देखेंगे कि 1 बिलियन पॉपुलेशन दिया हुआ है, फिर 2 बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन, 5, 6, 7, और ठीक इसी तरह हम देखेंगे कि 1 बिलियन 83 में थी, 80-30 में पॉपुलेशन थी, और 1930 यानी 100 साल लगा आपके 2 बिलियन होने में, और फिर 1930 से 1960 में 30 साल लग गया आपके 2 बिलियन से 3 बिलियन पॉपुलेशन होने में, यानी 30 ही साल में हो गई। और फिर 1960 से 1975 में आपके 15 ईयर में हो गई, और 1975 से 1987 तक यानी 12 साल में, यानी 12 ईयर में 4 से 5 बिलियन पॉपुलेशन हो गए, और 5 to 6 बिलियन पॉपुलेशन होने में 1987 से 1999 यानी 12 ईयर में ही पॉपुलेशन हो गई, और आप 1999 से 2011 तक जाएंगे, यानी 12 ईयर में आप देखेंगे 7 बिलियन पॉपुलेशन हो गई। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोग देखिए नीचे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं हम नीचे। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, इससे रिलेटेड इसी फिगर से, कि इन विच सेंचुरी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब आया, आप बताइए। अभी मैं आपको बताया था कि आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखिए आपका 1750 में आ जाता है, तो अब देख लीजिए यहाँ पे मिडिल ऑफ 17th सेंचुरी, तो ये आपका बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, आफ्टर द इवोल्यूशन एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ डैश अबाउट 8,000 to 12,000 years ago the size of population was small, roughly 8 million, यानी इतना पहले आपकी पॉपुलेशन 8 मिलियन थी रफली।
8,000 to 12,000 ईयर्स बैक अगर देखेंगे तो उस टाइम ये ड्यू टू द एग्रीकल्चर थी, एग्रीकल्चर की वजह से ये पॉपुलेशन था, इसलिए ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, इन द 20th century itself the population has increased 10 times due to 20th सेंचुरी में पॉपुलेशन आपके 10 टाइम ज़्यादा बढ़ गई है। क्या क्या रीज़न है उसका? फर्स्ट वन है इम्प्रूवमेंट ऑफ मेडिकल साइंस, माइग्रेशन, टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो सीधा ऑप्शन है आपका, सीधा बहुत आसान है, टेक्नोलॉजी की वजह से। और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज 7 बिलियन टू 6 बिलियन टू 7 बिलियन विद द शॉर्ट पीरियड ऑफ डैश ईयर्स, यानी कितने सालों में आपके 6 बिलियन से 7 बिलियन पॉपुलेशन हो गई वर्ल्ड की? कितना साल लगाओ? तो 17 यानी 17 साल, 19 19 साल, 16 साल और 12 डी। तो आपका टाइम लगा था वो आपके 12 साल लगा था, यानी ऑप्शन डी 12 थी, 12 ईयर। अब आ जाइए, यहाँ पे ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आपको 2 ग्राफ देखने को मिलेगा, एक है रूरल टू रूरल, दूसरा भी रूरल टू रूरल है, लेकिन एक रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल, ये सारे दिए हुए हैं। और दूसरी तरफ भी आपको ग्राफ दिखेगा। अब हम आगे चलते हैं, इसमें बात करते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। वाई इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट में, जैसे यूपी के लोग यूपी में ही किसी एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे हैं, एक विलेज से दूसरे विलेज में जा रहे हैं, इसको इंट्रा स्टेट बोलते हैं, किसी भी स्टेट में। तो वाई इंट्रा स्टेट माइग्रेशन इज डोमिनेटेड बाय द फीमेल माइग्रेंट्स इन इंडिया, सबसे ज़्यादा फीमेल क्यों माइग्रेट करती हैं इंट्रा स्टेट? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लैक ऑफ सिक्योरिटी, मेडिकल फैसिलिटीज़, मैरिज एंड नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मैरिज, यानी शादी की वजह से लोग इंट्रा स्टेट माइग्रेट करती हैं। चलिए 58 पे चलते हैं। वाई इंटर स्टेट, इंटर स्टेट का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, जैसे यूपी के लोग दिल्ली जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, या दूसरी स्टेट के लोग यूपी बिहार आ रहे हैं, तो उसको इंटर स्टेट बोलते हैं। वाई इंटर स्टेट माइग्रेशन इज डोमिनेटेड बाय द मेल माइग्रेंट्स इन इंडिया, ज़्यादा मेल माइग्रेट्स क्यों करते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जॉब्स एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, मैरिज, लोन, मेडिकल फैसिलिटीज़। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जॉब एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। और ये आपका 59 क्वेश्चन है। 59th क्वेश्चन, व्हाट इज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन? व्हाट इज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सोशल रेमिटेंसेस, स्किल डेवलपमेंट, इंक्रीज स्लम, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। अब देखिए, जब रूरल टू अर्बन माइग्रेशन ज़्यादा होगा तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा शहरों पे? स्किल डेवलपमेंट, ये तो पॉजिटिव हो गया। फूड, इसका जो करेक्ट है आपके इंक्रीज स्लम, स्लम बस्तियाँ ज़्यादा हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस वन इज़ द लास्ट क्वेश्चन। वाई डू पीपल मोस्टली माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज? वाई डू पीपल मोस्टली माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज? मोस्टली रूरल से अर्बन एरिया क्यों लोग जाते हैं? तो अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर वर्क, मैरिज, सोशल अपलिफ्टमेंट और क्लाइमेट। तो रूरल से अर्बन एरिया लोग अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर वर्क की वजह से जाते हैं। ज़्यादातर लोग मैरिज की वजह से नहीं, अब क्लाइमेट के वजह, सोशल अपलिफ्टमेंट की वजह से भी जाते हैं। दोनों कर सकते हैं, लेकिन मेन जो फर्स्ट टाइम आदमी जाता है वो अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर वर्क की वजह जाता है। थैंक यू। ये रहा आपका 60 क्वेश्चन आपका। उम्मीद करता हूँ ये MCQ आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट कीजिए जो इसमें कमी रह गई, ताकि मैं इसको इम्प्रूव कर सकूं और आप लोगों के लिए और बेहतर वीडियोस बना सकूं। और मेरे चैनल शाहिद 3475 को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।